हेलो बच्चों, तो आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 मोशन इन अ प्लेन डिस्कस करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्मेट में होंगे। तो यदि आपने इन सारे क्वेश्चंस को ठीक तरह से समझ लिया तो आपके चैप्टर का रिवीजन होगा और आप किसी भी एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए कॉन्फिडेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए बेटा लेक्चर शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्प्लेसमेंट इज डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, हमको पहले से पता है, हम पिछले चैप्टर में भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचेंगे बेटा। अगला क्वेश्चन है, अ प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट 60 डिग्री विल हैव सेम रेंज एज वन फायर्ड एट। यानी क्वेश्चन में ये पूछा है कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम 60 डिग्री का एंगल बनाकर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, यानी कि फायर कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, तो वो जितनी दूर पहुंचेगा उतनी ही दूर और किस एंगल पर फेंकने पर पहुंचेगा? तो इसका आंसर होगा 30 डिग्री पर। क्यों? क्योंकि बेटा जिन जिन एंगलों का सम 90 आता हो उन एंगलों पर बराबर दूर जाएगा ऑब्जेक्ट। कहने का सेंस ये है कि अगर मान लीजिए आप 20 डिग्री का एंगल बनाकर फेंकोगे या फिर आप 70 डिग्री का एंगल बनाकर फेंक दो, तो दोनों केस में ऑब्जेक्ट बराबर दूर जाकर गिरेगा, क्योंकि इन दोनों का सम कितना आ रहा है? 90 आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बेटा? ये 60 दिया हुआ है तो आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा, द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय। किसी प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट किस फॉर्मूले के द्वारा निकाली जाती है? तो इसका आंसर हमारा ए वाला ही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा। मैक्सिमम हाइट वाला, मैक्सिमम रेंज वाला और टाइम पीरियड वाला, तीनों ही फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में इन तीनों फॉर्मूलों को मेनली याद रखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचेंगे बेटा। अगला क्वेश्चन है हमारा, द शेप ऑफ पाथ इन प्रोजेक्टाइल मोशन इज। प्रोजेक्टाइल मोशन में पाथ का शेप कैसा होता है, मतलब किस शेप में ऑब्जेक्ट मूव करता है? तो इसका आंसर होगा पैराबोलिक। ठीक है, कैसा शेप होता है? पैराबोलिक शेप होता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचेंगे बेटा। विच क्वांटिटी चेंजेस इन प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में कौन सी क्वांटिटी चेंज होती है? तो वर्टिकल वेलोसिटी चेंज करती है। ठीक है, ना तो ऑब्जेक्ट का मास चेंज करेगा, ना ही हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज करेगी। वर्टिकल कंपोनेंट जो होता है वेलोसिटी का, केवल वही चेंज करता है। ठीक है, और क्यों चेंज करता है? क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उस पर अप्लाई होती है वर्टिकल डायरेक्शन में, है ना। ग्रेविटी हमेशा क्या करती है? ऑब्जेक्ट को नीचे की साइड 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ में खींचती है। इस वजह से वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल मूविंग इन सर्कुलर पाथ हैज़ एक्सेलरेशन। एक पार्टिकल जो है वो किसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो कौन सी एक्सेलरेशन होगी? क्योंकि ये कंटिन्यूसली डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो डायरेक्शन चेंज करने पर जो एक्सेलरेशन आता है वो कौन सा होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है ना, जिसको हम लोग रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूसली क्या होता है? रेडियल डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन चेंज कर रहा है, रेडियस के अलोंग इसका डायरेक्शन चेंज कर रहा है, इसलिए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसका आंसर हो जाएगा बेटा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अ पार्टिकल हैज़ कांस्टेंट स्पीड इन सर्कुलर पाथ द मोशन इज। एक पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट स्पीड के साथ घूम रहा है। ठीक है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एट मैक्स हाइट इट्स एक्सेलरेशन इज। एक बॉल को वर्टिकली हमने ऊपर की तरफ क्या किया? थ्रो किया, और इसके मैक्स पॉइंट पर पहुंचकर जब ये थोड़ी देर के लिए रुकेगी, फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, उस टाइम पर इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? क्या जीरो हो जाएगी क्या? क्योंकि मैक्स पॉइंट पर पहुंचने के बाद में वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी, वर्टिकल वेलोसिटी उसकी जीरो हो जाएगी, बट एक्सेलरेशन जीरो नहीं होती है बेटा, क्योंकि एक्सेलरेशन कंटिन्यूसली लगती है, चाहे वो रुके रहे ऊपर, चाहे नीचे की साइड आए, चाहे अपवर्ड मोशन करे, हर केस में उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन होगी वो 9.8 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड ही रहेगी। तो यही हमारा आंसर होगा। तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है,
द एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज, डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट क्या होती है? ऑब्वियसली मीटर होती है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को समझेंगे बेटा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, इन प्रोजेक्टाइल मोशन टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू, प्रोजेक्टाइल मोशन में ऑब्जेक्ट के ऊपर टॉप तक पहुंचने का टाइम और टॉप से नीचे तक आने का टाइम जो होता है वो बराबर होता है, यानी टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, अ स्टोन इज थ्रोन एट 30 डिग्री विद अ स्पीड u, इट्स रेंज इज सेम एज एट। ठीक है, तो इस तरह का जो पिछला क्वेश्चन था उसका अपोजिट ये पूछ लिया है कि 30 डिग्री का एंगल है, उस टाइम पर जितना रेंज कवर कर रहा है, जितनी दूर जाकर गिर रहा है ऑब्जेक्ट, तो और दूसरे कौन से एंगल पर ये उतनी ही दूर जाकर गिरेगा, तो इसका आंसर होगा 60 डिग्री के एंगल पर। ठीक है, तो इसको मैं ऑलरेडी आपको पीछे समझा चुका हूँ। चलिए बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुँचते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए इनमें से कौन सा कंडीशन ट्रू है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होती है क्या? बिल्कुल होती है ना। सर्कुलर मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म तभी कहेंगे जब उसकी स्पीड इक्वल होती है, तो ये तो हमारा आंसर है ही। एक्सेलरेशन इज जीरो, क्या यहाँ पर सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन जीरो है? नहीं है, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो लग ही रहा है जो कि जीरो नहीं होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल रेंज डिपेंड्स ऑन, प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल रेंज जो होती है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी के जो दोनों कंपोनेंट होते हैं वो एक दूसरे पर कभी कोई इफेक्ट नहीं डालते, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। तो वर्टिकल वेलोसिटी तो हॉरिजॉन्टली कोई ऑब्जेक्ट कितने दूर जाकर गिरेगा उस पर कोई असर डालने वाली है नहीं है। ठीक है, सेकेंडली हम लोग बात करते हैं हॉरिजॉन्टली कोई ऑब्जेक्ट कितनी दूर जाकर गिर रहा है, ये टाइम पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अगला ऑप्शन है एंगल एंड स्पीड, बिल्कुल यही हमारा आंसर है। क्यों? क्योंकि आप कितने एंगल से फेंक रहे हो और कितनी स्पीड से फेंक रहे हो उस पर डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट कितनी दूर जाकर गिरेगा। आपने एंगल बढ़ा दिया और स्पीड भी बढ़ा दी तो ऑब्जेक्ट ज़्यादा दूर जाकर गिरेगा, है ना। तो हमारा आंसर कौन सा रहेगा? सी वाला ही रहेगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचेंगे बेटा। अगला क्वेश्चन होगा, विच इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, कौन सी इनमें से वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जो कि आप 5th चैप्टर में जाकर समझने वाले हो, 5th या 6th चैप्टर में, है रोटेशनल मोशन में। फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और इसके बाद में एनर्जी, क्या एनर्जी वेक्टर क्वांटिटी है? नहीं है। डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या होगा? एनर्जी हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचेंगे बेटा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल एक्सेलरेशन इज, प्रोजेक्टाइल के हाईएस्ट पॉइंट पर एक्सेलरेशन क्या होगी? अभी अभी आपको बता चुका हूँ कि आप चाहे ऑब्जेक्ट किसी भी पॉइंट पर हो, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस पर अप्लाई होती है और वो हमेशा सेम रहती है। तो जी रहेगी वो भी किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भले ही ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है लेकिन ये एग्जाम्स में भी रिपीट होते हैं। ठीक है, इसीलिए आपको यहाँ पर ये बार बार देखने को मिल रहा है। तो चलिए आपको याद रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुँचेंगे बेटा। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज मिनिमम व्हेन एंगल बिटवीन देम इज, दो वेक्टर्स के बीच का रिजल्टेंट जो होगा वो मिनिमम कब होगा? तो इसका आंसर होगा बेटा जब इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों होगा? क्योंकि एक वेक्टर का डायरेक्शन मान लीजिए ये है और दूसरे वेक्टर का डायरेक्शन क्या है? इस साइड है। तो जब इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा? ये वेक्टर इस वेक्टर को कैंसिल कर देगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 180 आ जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज। तो क्वेश्चन में पूछा है कि किसी ऑब्जेक्ट को जब आपने वर्टिकली थ्रो किया तो जो पीक पॉइंट पर पहुंचेगा, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा, वहां पर इसका कंपोनेंट क्या होगा, है ना, यानी कि इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो इसका आंसर ऑब्वियसली क्या रहेगा? 0 रहेगा, है ना। पीक पॉइंट पर कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या करता है? रुक जाता है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है, कौन सा? 0 वाला। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचेंगे बेटा। अ पर्सन वॉक्स 4 मीटर ईस्ट एंड 3 मीटर नॉर्थ, द डिस्प्लेसमेंट इज, एक पर्सन है जो 4 मीटर ईस्ट में मूव किया और 3 मीटर नॉर्थ में मूव किया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो यहाँ पर मिला लीजिए आप, ये 4 है, ये 3 है और ये हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा।
तो आप पाइथागोरस डायरेक्ट भी यहाँ पर लगा सकते हो, क्योंकि ईस्ट और नॉर्थ आपस में क्या होंगे, दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो रहे हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करोगे और उसको क्या कर दोगे, लास्ट में रूट लगा दोगे, तो आंसर क्या मिलेगा आपको, 5 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हुआ है, फर्स्ट वाला ही हुआ है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचेंगे बेटा। तो क्वेश्चन है, द रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज। ठीक है, कि किस एंगल पर हम ऑब्जेक्ट को थ्रो करें कि वो मैक्सिमम दूर जाकर गिरे, है ना, यानी कि उसकी रेंज मैक्सिमम हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। यानी ऑब्जेक्ट को आप जब 45 डिग्री का एंगल बना करके प्रोजेक्ट करोगे, थ्रो करोगे, तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर जाकर गिरेगा। तो अगला क्वेश्चन होगा हमारा, टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, देयर रिजल्टेंट इज। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा। तो देखो बेटा, हमने वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला क्या निकाला था, ए प्लस बी का वेक्टर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, अब दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर कर दिया आपने, तो कॉस थीटा तो हो जाएगा 0, यानी पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और इसके ऊपर क्या होता है, रूट होता है। तो ऑब्वियसली अगर ये 0 हो गई तो हमारे पास आंसर कौन सा आ जाएगा, यही वाला आ जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा दिख रहा है आंसर, आंसर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल रूट। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुँचेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, द एंगुलर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज। एंगुलर वेलोसिटी को आप लोग किस तरह से डिफाइन करोगे। तो हमने देखा था बेटा कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, v इंटू आर होती है, जहाँ पर कि r क्या है, रेडियस है, जितनी रेडियस पर कोई ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रहा है, और v क्या है, लीनियर वेलोसिटी है उसकी। ठीक है, तो यही उसका आंसर हो जाएगा, कौन सा, b वाला। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुँचेंगे हम लोग बेटा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन सर्कुलर मोशन विद कॉन्स्टेंट स्पीड विच क्वांटिटी चेंजेस। सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट स्पीड से अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, स्पीड चेंज नहीं कर रहा है घूमने की, तो कौन सी चीज़ है वो जो चेंज करेगी। तो देखो, स्पीड चेंज करेगी नहीं, ऑलरेडी दे दिया है कि कांस्टेंट स्पीड है। काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं करेगी, जिस रफ्तार से घूम रहा है उसी रफ्तार से घूमता रहेगा। डायरेक्शन और वेलोसिटी चेंज करेगा, बिल्कुल करेगा। मास नहीं करेगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, सी हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, द टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर अ प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है किसी प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। तो इसके लिए आंसर क्या होगा बेटा, 2u साइन थीटा अपॉन जी। इसका ए वाला ही इसका आंसर होगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर पहुंचेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये मैं पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है। तो वो कौन सा होता है बेटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है वेलोसिटी का, वो कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द मोशन, पूरे मोशन के दौरान। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी वाला। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचेंगे बेटा। अगला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है, ट्रेजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज। प्रोजेक्टाइल मोशन की ट्रेजेक्टरी क्या होती है। ट्रेजेक्टरी मीन्स पाथ। पाथ किस तरह का होता है ऑब्जेक्ट का, तो हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कैसा पाथ होता है, पैराबोलिक होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। अब अगला क्वेश्चन है बेटा, इफ द एंगल बिटवीन टू इक्वल वेक्टर्स इज 120 देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज। अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है, 120 है, तो उनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा। तो चलिए बेटा इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग सेपरेट पेज में समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर हमारे पास में ये है, ठीक है, तो एक वेक्टर हमारे पास में क्या है, ये है मान लीजिए। ठीक है, तो इनके बीच का ये एंगल कितना है, 120 डिग्री है। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर टेल से टेल मिलाई हुई है, तो बेटा हम लोग क्या लगाएंगे, पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे। तो सपोज ये वेक्टर है, इसके पैरेलल में मैं एक वेक्टर यहाँ पे बनाता हूँ। ठीक है, इस डायरेक्शन में कुछ इस तरह से, ठीक, और एक वेक्टर में यहाँ पे बना देता हूँ। तो इनका जो रिजल्टेंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। वो जो डायगोनल बनेगा वही इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या दिख रहा है, दोनों वेक्टर्स से छोटा ही आ रहा है ना, क्योंकि एंगल बहुत बड़ा हो गया है दोनों वेक्टर्स के बीच में। तो काफ़ी हद तक ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो आंसर क्या होगा, लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच। ठीक है बेटा, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचेंगे। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, अ प्रोजेक्टाइल हैज़ अ हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ 400 मीटर व्हेन प्रोजेक्टेड एट 30 डिग्री, व्हाट विल बी द रेंज फॉर 60 डिग्री एंगल। तो
इन्होंने कहा है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को 30 डिग्री से फेंकने पर 400 मीटर दूर जाकर गिरता है तो 60 डिग्री पर फेंकने पर कितनी दूर जाकर के गिरेगा। तो यहाँ पर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने आपको इस लेक्चर में कंसेप्ट समझाया है उसको ही याद रखना है कि क्योंकि 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री का एंगल कितना होता है, सम 90 डिग्री हो जाता है। तो ऑब्वियसली इन दोनों एंगल्स पर बराबर दूरी पर जाकर गिरेगा, यानी कि यहाँ पर भी आंसर क्या आ जाएगा, 400 मीटर ही आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, फॉर सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस आर एंड स्पीड बी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, b²/r। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है बेटा, ये अगले चैप्टर्स में भी काम आने वाला है। तो ये आपका आंसर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचेंगे। अगला क्वेश्चन है बेटा, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ यूनिट वेक्टर इज। एक यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है ना। एक कॉमन सा क्वेश्चन है, कोई भी वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है यदि, तो उसको हम लोग यूनिट के ही इसलिए रहे हैं क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। ठीक है, और यूनिट वेक्टर याद रखना बेटा, ये हमेशा केवल डायरेक्शन दिखाने के लिए काम आता है, केवल डायरेक्शन शो करता है यूनिट वेक्टर का, और कोई काम नहीं है। ठीक है, तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, इफ 2 वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल एंगल बिटवीन देम इज। अगर 2 वेक्टर हैं जो कि एंटी पैरेलल हैं तो उनके बीच का एंगल कितना होगा। कहने का सेंस है कि एक वेक्टर अगर इस डायरेक्शन में है, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो उन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा। तो ऑब्वियसली बेटा इन दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन क्या है, एकदम अपोजिट है। यानी अगर इनको हम लोग पैरेलली शिफ्ट कर कर रखना चाहें तो हम कैसा रख सकते हैं, इसको इस तरह से रख सकते हैं। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना आएगा, 180 आ जाएगा। तो आंसर हमारा कौन सा होगा, सी वाला हमारा आंसर है। तो बेटा ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और हम लोगों ने इस चैप्टर को अच्छी तरह से रिवाइज कर लिया है। अगर आपने इसको ठीक से समझा है तो निश्चित रूप से आपके पूरे चैप्टर का रिवीजन हो गया है। अगर आपको कुछ भी समझ ना आया हो, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रह गया हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपकी हर संभव हेल्प करूँगा बेटा। ठीक है।